जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। आज हम लोग करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक कुछ हमारे सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं और कुछ हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आप देख रहे हैं, माउंट ईवू। तो माउंट ईवू जो है वो एक ज्वालामुखी है। माउंट ईवू ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी होने के साथ साथ अभी इसमें जनवरी माह में 1000 बार इसमें विस्फोट हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इसी की जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए तो अपने नोट्स निकालिए और इन क्वेश्चनों को लिखना शुरू कीजिए। माउंट ईवू, माउंट ईवू कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया के हैलम हेरा में। इंडोनेशिया के हैलम हेरा, हैलम हेरा द्वीप है इंडोनेशिया में और वहां पड़ता है आपका माउंट ईवू। और जनवरी माह में 1000 बार इसमें क्या ज्वालामुखी प्रस्फुटन हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप बताएंगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहलें शुरू की गई। अभी जनवरी माह में ही रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलें शुरू की गई हैं और पहली पहल जो आप देख रहे हैं उसका नाम है भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़। भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़। जो दूसरी पहल है उसका नाम है INS कनेक्ट पहल। तो दोनों याद कर लीजिए, INS कनेक्ट पहल, भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़। और ये क्यों शुरू की गई? क्योंकि रबड़ अधिनियम 1947 के द्वारा प्लैटिनम जयंती के अवसर पर, प्लैटिनम जयंती ये आपकी रबड़ अधिनियम 1947 की प्लैटिनम जयंती के अवसर पर, मतलब जब कोई संस्था को काफी लंबा समय हो जाता है, लगभग आप देख रहे हैं आज 2025 चल रही है, तो 50 और 25 लगभग कितने हो गए? 75। तो 75 वर्ष के आसपास जब पूरे हो जाते हैं तो वहां प्लैटिनम जयंती मनाई जाती है। तो प्लैटिनम जयंती के अवसर पर क्या किया गया है? रबड़ उत्पादन में 2 पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है परागणक। और परागणक बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खेती में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का यूज किया और उस नाइट्रोजन की वजह से क्या हुआ है कि परागणक कीट की संख्या कम हो गई है, फूलों की संख्या कम हो गई है। और ये फूलों की संख्या कम हो जाएगी, कीटों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे जब हम छोटे छोटे थे तो उस समय तितली, कीट, पतंगे, चमगादड़ ये देखने को बहुत मिलते थे हमें, है ना। हम इनको पकड़ते थे तितलियों को। लेकिन आज तितलियां बहुत ना के बराबर रह गई हैं, जुगनू तितली। और ये क्या करते हैं? ये नर जो पुंकेसर होता है, नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचाते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। वो सारा सिस्टम ही सब खत्म हो गया। तो इसी को पढ़ेंगे, परागणक। परागणक कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फूलों की संख्या 5 गुना कम हो गई। अब आप देख रहे हैं फूलों की संख्या 5 गुना कम हुई है, वो भी 5 गुना मायने रखता है। तथा परागणक कीट की संख्या, कीट की संख्या भी आधी रह गई। अब आप सोचो कि 100 तितलियां हैं, 100 तितलियों में मात्र 50 तितली आपके पास रह जाए तो अफसोस होगा। जैसे 100 आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने मान के चलो भैंस का कोई व्यापार शुरू किया, आपके पास 100 भैंसें थी, 100 भैंस के बाद मात्र 50 रह गए, दुख होगा। तो प्रकृति को भी दुख हो रहा है कि भाई क्या हुआ है कि पराग कीटों की संख्या कितनी रह गई है? आधी रह गई है। वो हमारे कारण है सारा कुछ। आगे देखेंगे ये पराग कीट करते क्या है। तो परागणक पराग को नर जननांग कहते हैं पुंकेसर। पुष्पों का जो नर जननांग होता है, नर लिंग होता है, उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर से मादा जननांग, जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। एक बार दोबारा लिखता हूं इसको, वर्तिकाग्र। ठीक है, मादा जननांग वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करता है। और जब वो मतलब एक फूल पे तितली बैठ गई,
फिर उससे दूसरे फूल पर बैठेगी, तभी क्या होगा, तभी नए नए फूल खिलेंगे। तो इस प्रकार से खेतों में चीजें चलती हैं। आगे देखें, ये कौन कौन होते हैं पराग कीट, कौन से होते हैं? ये मधुमक्खी, तितली, पतंगे, चमगादड़, पंछी, मक्खी आदि, ये सभी पराग कीटों में आते हैं। 35% फसलें 35% फसलें प्रजनन के लिए जंतु परागकण पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर फसलों का जो प्रजनन होगा वो किसके द्वारा होगा? वो सारा का सारा पराग कीटों के कारण होगा, और पराग कीट जब रहेंगे ही नहीं तो फिर फसलें होंगी कहां से? आगे देखिए, कॉर्प्स फ्लावर। कॉर्प्स फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो केवल एक दिन ही खिलता है, केवल एक दिन, और काफी लंबे अरसे के बाद ये कहां खिला? तो ये सिडनी में। नाम याद रखना है, कॉर्प्स फ्लावर बहुत बड़ा फ्लावर होता है, और जब ये खिल रहा होता है तो इसमें बहुत बुरी स्मेल भी आती है, ये भी बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, सिडनी में खिला, सिडनी में काफी लंबे समय के बाद खिला है, इसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके साथ पॉइंट। माउंट ईबू ज्वालामुखी है, रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलें शुरू की गई, पराग कीट आप जानते हैं कम हो गए हैं, और कॉर्प्स फसल दुर्लभ पादप है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक अभी हम लोग लिखेंगे। अगला डालेंगे हेडिंग जीआई टैग। जीआई टैग, देखिए जीआई टैग के बारे में सबको मालूम है, जीआई टैग है ना मिलता है, और भारत में जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को मिला है ना। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखना शुरू कीजिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत, 10,000 भौगोलिक संकेत का लक्ष्य रखा। अभी 2025 चल रही है, और इसमें वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने एक लक्ष्य बनाया जिसमें 2030 तक उन्होंने ये तय किया कि वो 10,000 लगभग 10,000 क्या करेंगे? भौगोलिक संकेत लेंगे, मतलब जीआई टैग लेंगे। भौगोलिक संकेत कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पहला जीआई उत्पाद, पहला जीआई उत्पाद, उसका नाम है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। तो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है उसको पहला जीआई टैग मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा जीआई टैग हमारे यूपी को मिले हैं। किसको? यूपी। सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को मिले। सेकंड स्थान पर जीआई टैग, दूसरे स्थान पर जीआई टैग तमिल को मिले हैं। तमिल, तो याद रखना है, पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, सर्वाधिक जीआई यूपी को मिले हैं, दूसरे नंबर पर जीआई टैग तमिलनाडु को मिले हैं। ठीक है, वहीं वर्तमान में हाल ही में मिले जीआई टैग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में जो जीआई टैग मिले हैं उनको हम लिख लेंगे, किस किस को मिले हैं। एक तो तिरंगी बर्फी है यूपी का,
नंबर 1 तिरंगी बर्फी। तिरंगी बर्फी कहां का है? यूपी का। दूसरा आप लोग लिखेंगे इसमें असम का बोडो नारजी। असम का बोडो नारजी। और तीसरा हम लिखेंगे रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा का। रीसा टेक्सटाइल, रीसा टेक्सटाइल ये त्रिपुरा का है। कहां का? त्रिपुरा। तो ये 3 जीआई टैग अभी वर्तमान में हाल ही में इन चीजों को मिले हैं, यूपी को, असम को और त्रिपुरा को। यूपी का तिरंगी बर्फी है, असम का बोडो नारजी है, त्रिपुरा का रीसा टेक्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक की जो बात करेंगे उसका नाम होगा नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व। देखो, नामदफा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार से सीमा लगाता है और चीन से सीमा लगाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नामदफा टाइगर रिजर्व में काफी लंबे समय से संरक्षण किया जा रहा था। उस संरक्षण में अभी वर्तमान में कल परसों ही वहां एक हाथी मिला है, हाथी दिखा है बहुत दिनों बाद। तो लिखेंगे इसको 1 दशक से लंबे समय बाद यहां हाथी दिखा गया। हाथी देखा गया। तो ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन बात करें कि ये कहां पर है तो हम लिखेंगे यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चांगलांग जिले में। तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा टाइगर रिजर्व लगता है। चलिए, डालेंगे हेडिंग फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। देखो, अपने जो फील्ड मार्शल हैं उनका नाम के.एम. करियप्पा था और ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे, है ना। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे हैं और इन्होंने सेना की बड़ी ही बागडोर अच्छे से संभाली है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए मेरे साथ इसको। जन्म 28 जनवरी 1899। 28 जनवरी 1899 से कब तक ये रहे तो 15 मई 1993। 15 मई 1993 और ये पहले भारत के फील्ड मार्शल रहे हैं। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए। ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए। कमांडर इन चीफ बनाए गए।
ठीक है, तो हमें याद रखना है ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं, और ये 93 से कंफ्यूज मत हो जाना, 93 में वही लिख देता हूं, 1993। चलो, 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, सब जानते हैं। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी दिवस। उसी दिवस के उपलक्ष्य में इनको ये कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो लिखेंगे इसमें, इस दिन इन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर, जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर, जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर की जगह कमांडर इन चीफ का पद संभाला। तो जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस समय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर। तो हम याद रखेंगे, रॉय बुचर की जगह कमांडर इन चीफ कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था KN करियप्पा। एक बार इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, साथ के साथ ये सब करंट अफेयर्स आपको लिखना है डेली। उन्नीस सौ 86 में इन्हें फील्ड मार्शल 1986 में इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिली। तो याद रखना है, 1986 में क्या मिला है? फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, और ये है KM करियप्पा। और इनका पूरा नाम जो है वो है कोड डेरा मड़प्पा। मैं लिख रहा हूं पूरा नाम, लिख लीजिए, कोंडेरा मड़प्पा करियप्पा। तो इनका पूरा नाम है KM करियप्पा, कोंडेरा मड़प्पा करियप्पा। याद कर लेंगे, कोंडेरा मड़प्पा करियप्पा, इनका ये पूरा नाम है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बताया। जन्म 28 जनवरी 1899, इनकी मृत्यु हुई है 15 जनवरी 1993। ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ रहे। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, और इस दिन इन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर की जगह कमांडर इन चीफ का पद संभाला। ठीक है, रॉय बुचर की जगह इन्होंने ली थी। 1986 में इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिली। इनका पूरा नाम है कोंडेरा मड़प्पा करियप्पा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे टॉपिक हम लिखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। अगला टॉपिक है सिलिकॉन कार्बाइड। अभी बहुत सारे शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड को अलग कर दिया है, और सिलिकॉन कार्बाइड को अलग करने के बाद अब वहां आवास हम लोग बना सकते हैं, उस पर ही रिसर्च चल रहा है। तो यही है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो लिखेंगे शोधकर्ताओं ने
कर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी से शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड को अलग किया। सिलिकॉन कार्बाइड को अलग किया जिससे चंद्रमा पर आवास बनाए जा सकते हैं। चंद्रमा पर आवास बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड मार्शल, उसके बाद हमने देखा सिलिकॉन कार्बाइड। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आज का लास्ट टॉपिक। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी वर्तमान में सचिन तेंदुलकर को दिया जा रहा है ना, 2025 में। और सचिन तेंदुलकर ने लगभग 51 वर्ष के ये हो चुके हैं। इनसे पहले दो व्यक्तियों को मिला 2023 में, तो उन्हीं के बारे में हम लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखें, सचिन तेंदुलकर को या सचिन को 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दो 2024 में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है सचिन तेंदुलकर को मिल रहा है ये अवार्ड, जिसका नाम है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2023 में दो लोगों को मिला, एक रवि शास्त्री। तो लिखेंगे 2023 में यह अवार्ड रवि शास्त्री तथा विकेटकीपर फारूक इंजीनियर तथा विकेटकीपर फारूक इंजीनियर को दिया गया। ये अवार्ड कब शुरू किया गया? तो लिखेंगे बीसीसीआई द्वारा। बीसीसीआई द्वारा भारत के पहले कप्तान, भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू, कर्नल सीके नायडू के सम्मान में 1994 में, कर्नल सीके नायडू के सम्मान में 1994 में इसे शुरू किया गया। इसे शुरू किया। तो दोस्तों ये
आज का लास्ट टॉपिक रहा जिसका नाम है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आज की करंट अफेयर्स का ये लास्ट टॉपिक, और हम कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। और आज संडे है, आज पूरा रिवीजन कीजिए करंट अफेयर्स के साथ साथ। आज आप संविधान पूरा रिवीजन करो, संविधान के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।